प्रिय सब्सक्राइबर्स और हमको सुन रहे हमारे अधिवक्ता अग्रज और अनुज बंधु एवं बहनें, आज का ये वीडियो उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के अनुक्रम में 2022 और जूनियर डिवीज़न जो संभावित प्रारंभिक परीक्षा होनी है, जिसकी वैकेंसी का भी क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, उसकी मुख्य परीक्षा के लिए माइनर एक्ट का ये पेपर स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 हम कंटिन्यू किए हुए हैं, बगैर समय को अपव्यय किए हुए। आज चूँकि महत्वपूर्ण सेक्शन है, इससे प्री और मेंस में कहीं का भी पेपर हो जहाँ ये सारे है, सवाल बनता ही बनता है। हम लोगों का भाग 1 ख़त्म हो चुका है, हम भाग 2 पे हैं और इस भाग 2 में चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक है। तो बेयर एक्ट में क्या है, पहले उसका अन्वय कर लेते हैं, फिर उसका एक डिटेल इंटरप्रिटेशन होगा। ये दोनों सेक्शन 5 और 6 की तुलना खूब पूछी जाती है। मैं बात आगे बढ़ाऊं इसके पहले आपका ध्यान इस पूरे एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहूँगा कि टार्ट में जो एक थ्योरी है यूबी जस इमीरिमीडियम, यानी जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार होना चाहिए, वहाँ उपचार है। एसबी वर्सेस वाइट वाला केस, जब फर्स्ट डे हम इसका क्लास ले रहे थे, इंडेक्स पढ़ रहे थे, तो हमने निर्दिष्ट संतोष के अधिकार को समझाने के लिए ये बात बोली थी कि जैसे उसमें कोई उसकी क्षति नहीं होती, फिर भी उसके अधिकार का हनन होता है। विधिक अधिकार को स्पष्ट किया था। तो न्यायमूर्ति ये 1702-3 के आसपास का केस है और उसमें न्यायमूर्ति होल्ट के विचार विधिक अधिकारों के प्रति जो एसआरए के द्वारा सिविल सूट में हमें मिलते हैं, उन्हीं अधिकारों को जो न्यायमूर्ति होल्ट ने उस केस में कहा था, उसको प्राप्त करने का लेकिन ढंग दूसरा। जैसे टार्ट में जो आप डैमेजेस लेते हैं, या याद कीजिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 73, 74 और 75, उसमें जो अपरिनिर्धारित परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के बारे में बात है, और साथ ही लिंक करिए एविडेंस का सेक्शन नंबर 12, तो आपको एक कोरिलेशन दिखेगा जहां अधिकारों को प्राप्त करने और जो व्यक्ति जिसको हानि पहुंची है, जो पीड़ित है, उसको न्याय दिलाने के लिए प्रत्युत्तर में जो व्यवस्था है वो डैमेजेस कंपनसेशन, यानी उसके एवज में एक प्रकार से क्षतिपूर्ति दिलाई जा रही है। लेकिन विनिर्दिष्ट संतोष में हमारी जैसी वस्तु है वैसी ही चाहिए। यही एक्ट मूल थॉट है, जहां अन्य से ये बिल्कुल अलग कर देता है। तो 5 और 6 इस एक्ट का मूलतया कब्जे पर केंद्रित है। कब्जे की लड़ाई या कब्जे से जो अधिकार, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्रिमिनल मैटर में जो प्रिवेंटिव ऑफेंस जहां अक्सर होते हैं, 145 सीआरपीसी। तो आप देखिए, हमने अभी 5-6 पर कुछ बोला नहीं है, लेकिन लॉ का अगर सेंस आप में है और आप लॉ को पढ़ते वक्त अपने दिमाग को ओपन रखते हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें जो इससे कनेक्ट होती हैं ऑटोमेटिक आनी चाहिए। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 12, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 73, 74, 75। आपने ये भी देखा कि इसको पाने के लिए टार्ट में 2 मैगजीम आ गई, यूबीजेस रिमीडियम आ गया। तो अब जब आप कलम चलाएं
तो 3 या 4 लाइन में जैसे ही ये 5-6 की बात करें, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आपको नहीं लगता आप भीड़ नहीं होंगे? फिर भीड़ 5-6 को सीधे वही लिखेगी, आपसे ज़्यादा लिखकर वो कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन ज़्यादातर कॉमन एक ही तरीके का घिसे पिटा सामान्य चीज़ें जो उसमें हैं, अभी मैं पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्री और मेंस की दृष्टि से अंतर रखती हैं। और आपको सबसे मूल बात, मुख्य परीक्षा में अन्य से बेहतर करने के लिए इन्हीं सब विशिष्टताओं का विकास अपने अभ्यास से ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। तो आइए हम लोग सेक्शन 5 को कंटिन्यू करते हैं। क्या कहता है बेयर एक्ट? शब्द बाई शब्द, विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति का प्रत्युद्धरण, यानी सेक्शन 5 में अचल संपदा है, चल की नहीं है। ये अस्थावर जो शब्द है उसी पर आपको केंद्रित रहना है। का प्रत्युद्धरण मतलब पुनर्प्राप्ति, यानी अगर कोई विवाद अचल संपदा से है और कब्जे का है, क्योंकि टॉपिक भी हमने शुरू में कहा था कि अध्याय 1 की टॉपिक क्या है, तो टॉपिक केवल पढ़ने के लिए नहीं है या रटने के लिए। उसी के एक कानून में कोई भी शब्द फालतू का नहीं है। ये मुझे खुद तजुर्बा हुआ जब सेमेस्टर के बाद गहरे रूप से पढ़ने की आदत पड़ी, संभल कर पढ़ने की आदत पड़ी, तो हम समझे कि ये जो अध्याय पर शीर्षक दिया होता है, अब अगले टॉपिक पर, यानी अध्याय का जो टॉपिकल शीर्षक है वो जब अगले टॉपिक से चेंज होता है तो एक बात समझ में आती है कि इस अध्याय के शीर्षक वाले टॉपिक से रिलेटेड बातें ही कंटिन्यू थी नेक्स्ट टॉपिक तक। इसका फ़ायदा क्या है इतना सीरियस इसको लेने से? आपको चाहे प्री परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, आपको उसके प्रति धारणा बनाने में सुविधा होगी और आपके दिमाग में लिंक भी जुड़ेगा, जिसके सहारे आपकी मेमोरी में ओरिजिनल फैक्ट अस्थायित्व पाएगा। समस्या तो यही है, हम कितने भी अच्छे स्मरण करता हों और हमारी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन एग्ज़ाम के थोड़ा सा पहले अगर हम रिवाइज़ ना कर पाएँ तो एक चर्चित कहावत है मोटिवेशनल कि अगर रोटी फेरी नहीं गई तो जल जाएगी, यानी रिवीज़न अनिवार्य शर्त है प्रारंभिक परीक्षा या किसी भी परीक्षा के नज़दीक अगर आप हैं तो उसको दोहराने के लिए। अब बताइए इतने पेपर्स हैं, आप कैसे संभव है दोहरा लें? तो जब इसी समय जब प्रथम बार पढ़ रहे हों, जब आपके दिमाग में फालतू के कन्फ्यूजन का कोई ग्राउंड नहीं, यानी आपका नीट एंड क्लीन है, ब्लैंक स्लेट की तरह आपका माइंड जो है एकदम क्लियर है, यानी जो चीज़ पहले पढ़े शुद्ध पढ़े। नहीं तो क्या होता है, कुछ इधर कुछ उधर की सुन के कन्फ्यूज हो जाना पड़ता है। तो सेक्शन 5 क्या कहता है? जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है, वह सीपीसी का 5 द्वारा उपबंधित इस प्रकार से उसका प्रत्युद्धरण कर सकेगा। अब आप देखिए, ये एसआरए का सेक्शन 5 आपको सीपीसी में भी ले जा रहा है, यानी उसका इमीडिएटली कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि इस सेक्शन में वो उपाय दिए गए हैं जो तुरंत आपको प्रदायी हों, तुरंत आप उससे लाभ नहीं ले सकते। यानी कहते हैं कि गांव में अक्सर कहा जाता है, हम तुम्हें दीवानी मुकदमा लड़ा के मार डालब, या हम आपको लंबे समय तक दीवानी मुकदमे में घसीटेंगे। आज के ज़माने में इतना जुडिशरी में प्रॉब्लम है कि सिंपल क्रिमिनल मैटर जब 10-10, 15, 20 साल उसकी गवाही बयान तक नहीं हो पा रहा है, तो सिविल सूट तो सुहान अल्लाह है, माशा अल्लाह है। तो ऐसे में लोग जो व्यंग कसते हैं उसका यहाँ संकेत देखिए, यानी अगर आपको
अस्थायित्व कब्जे के लिए कोई ऑब्जेक्शन है किसी अस्थायित्व प्रॉपर्टी पर, अचल संपदा पर, और अपने कब्जे की पुनर्प्राप्ति के लिए आप प्रयत्नशील हैं, तो आपको एक ग्राउंड ये सारे का सेक्शन 5 देता है। इसमें अगर आप पिटीशन डालते हैं तो आपको जो रेमेडी है उसका लिमिटेशन ये वेयर एक्ट में नहीं है, लेकिन जब आप लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ ये बात क्लियर बताता है। क्या बताता है कि अगर अस्थायित्व यानी कब्जे की बात है, वो विवाद का विषय है, तय नहीं हो पा रहा है मेरा है कि तुम्हारा है, और उस पर वर्तमान में कोई और काबिज है। यही बात 145 में आप देखते हैं सीआरपीसी में क्रिमिनल मैटर में होता है, जहां 8 महीने का ड्यूरेशन पीरियड लेकर के 2 महीना बढ़ा करके, और वर्तमान में जस्ट उसके जब वो केस हो रहा है उस केस के जस्ट 2 महीने पहले से कौन काबिज था उसका प्रथम दृष्टया कब्जा क्रिमिनल मैटर में मान्य होता है। यहाँ आप देखिए, अगर कोई सिविल सूट फाइल होता है तो आपको रेमेडी है, यानी अगर कोई विवाद का विषय आपका कब्जे का है तो जेन्युइन आपको 12 वर्ष, बताइए मामूली समय नहीं होता, 12 वर्ष में कभी भी केस कर सकते हैं। अब विवाद का प्रसंग जब से है और उस पर 12 वर्ष आप चुप बैठे रहे तो इजमेंट्री गवर्न हो जाता है। जब इजमेंट्री माइनर लॉ में पढ़ाऊंगा सुखाधिकार अधिनियम 1882, तो उसमें आपको बताऊंगा इस 12 साल का कितना मायने है, कैसे आपके आंख मूंद लेने पर, कहते नहीं कि साम्या उसकी मदद करता है जो स्वयं सतर्क है। अब देखिए हम एसआरए का सेक्शन 5 पढ़ रहे हैं, अब इसमें आई ना इक्विटी, और गलत तो बोल नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये गलत या इनरिलेवेंट बातें बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही जब आप पूरे विधि का पूरा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने या संपूर्ण कंडीशन या संपूर्ण रूप से उसको जानने के प्रयास करेंगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद कुशलतापूर्वक परीक्षण करने लगेगा। ओ ये तो वहाँ भी इससे जुड़ी हुई चीज़ें मिलती हैं, खुद कोई बताएगा नहीं, और ये चीज़ विकसित होती है। आप पूरे 24 घंटे में अगर 8 घंटे की नींद लेते हैं, स्टूडेंट हैं 6 घंटे की नींद लेते हैं, तो आप मिनिमम मान के चलें, अगर विधि के स्टूडेंट हैं तो 5 से 6 घंटे ज़रूर दें। सिविल के लिए दूसरा अप्रोच है, इसमें इतना डेप्थ है, आप चाहे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो या हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, विधिक भाषा ऐसा नहीं है। जैसे हिंदी काव्य का क्या है, जो चीज़ वहाँ लिखी है चाहे गद्य या पद्य, उसका टोटल अर्थ वही है, उसका कोई कनेक्शन बारी नहीं है। यहाँ क्या है, अब जैसे मैंने कहा कि ये लिमिटेशन एक्ट का कोई भी वेयर एक्ट किसी भी प्रकाशन का पढ़ रहे हो तो सेक्शन 5 में ये मेंशन करता हुआ नहीं मिलेगा कि 12 साल का टाइम, लेकिन ये जब आप सूट फाइल करने जाएंगे तो आप लिमिटेशन एक्ट में देखेंगे ये बात कही गई है, तो वो चीज़ यहाँ जुड़ती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई। जैसे अभी किसी प्रसंग में आया था रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो मैंने कहा कि रख लीजिए टीपीए पढ़ते वक्त बहुत काम आएगा, इसी की डिफिनीशन क्लाज में आया था, जो बाध्यता वो हम पढ़ रहे थे तो उसमें रजिस्ट्रीकरण अधिनियम आया नहीं था डिफिनीशन में। तो ये बात हुई, क्या 5 एलिमेंट क्लियर कर रहा है कि जो संपत्ति होगी वो अचल होगी, विवाद किसका होगा, अस्थाई कब्जे का होगा, और उस पर अस्थाई रूप से उसके कब्जे की पुनर्प्राप्ति के लिए अगर हम सिविल मुकदमा करना चाहते हैं तो हम सेक्शन 5 का सहारा लेंगे और सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाएंगे। अर्जी पिटीशन जो होगा, हमारा फॉर्मेट जो तैयार होगा बाद पत्र का, प्लेंट का, वो सेक्शन 5 पे बेस होगा, और उसके बाद हमको उसमें जो मुकदमा, मान लीजिए हम बहुत लेट केस कर रहे हैं तो कोर्ट ये चेक करेगी कि जब ये विवाद का विषय बना या आपका सामने वाला बचाव करता वकील आपको इस बात के लिए कोर्ट में फंसा सकता है, आपका केस खारिज हो सकता है अगर वो साबित कर ले गया कि आप केस तब फाइल कर रहे हैं जब विवाद के प्रसंग से 12 साल बीत गया। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं है। तो ऐसे एकदम नॉर्मली ऐसे पढ़िए जैसे आप लगे कि जिला कचहरी में अपने सीनियर से बतिया रहे हैं, ऐसा मैटर लेके पहुँचे हैं, इस तरीके से नहीं पढ़ी। जैसे इसके हिंदी शब्द हैं इसमें बेयर एक्ट के,
अगर इस तरीके से पढ़ेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा आपसे। ला को कहानी की तरीके से, कहानी का मतलब ये जब सरल बोधगम्य भाषा में आप समझने की क्षमता रखते हो। और ये जो चीज़ें हैं, बेयर एक्ट जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक, हालांकि 70 का इसमें हमारे बेयर एक्ट में केस रखा है सोमनाथ वर्सेज एसपी राजू का, जिसमें कहा गया धारा 5 के तहत कब्जे के लिए स्वत्व के आधार पर। तो आप ये जो स्वत्व है, जब आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे होंगे तो यही जो कब्जा है, स्वत्व का मतलब थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें यहाँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा 6 से। स्वत्व का मतलब है हक से, ओनरशिप। आप इसमें इसके इंग्लिश वर्जन में जाएं तो लिखता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ए पर्सन इंटाइटल्ड, शब्द इंटाइटल्ड है, टू दी possession of specific immobile property may recover it in the manner provided by the code of CPC। ठीक है, तो यहां टाइटल की बात करता है, हक की बात करता है। ऐसे ही ये जो इसका जो मैं अभी जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहा था, 2 चैप्टर हैं जूरिस्प्रूडेंस में पढ़िए तो स्वामित्व का सविग्नी का जो थॉट है और कब्जे के बारे में खूब जूरिस्प्रूडेंस में, जो जूनियर डिवीजन का क्वेश्चन आपको आएगा प्री में, खूब सवाल बनता है। स्वामित्व और कब्जा से किसी न किसी विद्वान का स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे किसका विचार है। तो वो जो स्वामित्व और कब्जा वहाँ जूरिस्प्रूडेंस में समझाया गया है, उसको भी समझ के तब यहाँ आइए। आप सोचिए, इक्विटी ला आ रही है, टार्ट आ रहा है, CRPC आई गई हैं, अब क्या बचा था, लिमिटेशन आ गया। अभी हम सेक्शन 5 में 15 मिनट बोले हैं आपसे, हम एक भी ना बोलते तो आप हमको कुछ कहने जा रहे हैं, बहुत करेंगे कमेंट में, आप स्वतंत्र हैं, हम उस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं करते। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है। हमारी जितनी समझ है, विवेक है, स्पष्ट रूप से आपसे कहते हुए, आपको समझाते हुए, जो मेरी समझ कह रही है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको कहीं भी इसमें कुछ भी त्रुटि है लगती है या जैसा भी आभास होता है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। सोशल मीडिया आपका भी है, आर्टिकल 19 उन पता है, एक्सेप्शन भी पता है, अगर विधि के स्टूडेंट हैं आप, किस सीमा तक स्वतंत्रता है। तो आइए, तो बात कर रहे थे जूरिस्प्रूडेंस में, तो ये जो 5 है ये एक प्रकार से ओनरशिप को इंडिकेट करता है। आदमी अपना हक साबित करे। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए, पापा की प्रॉपर्टी है, अचल संपदा है, 2 सगे भाइयों में इसी बात का विवाद हो गया। एक भाई कह रहा है ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं, मेरे नाम है। जब पिताजी के गुजर जाने के बाद अमल दरामद हुई थी तो उसमें हमारे नाम पर ये दर्ज है, और बाई द वे कागजात में इंतखाब देखा गया तो उसमें पता चला कि वो तो वाकई में उसी के नाम दर्ज है, मेरा नमोए नहीं है। आप चिंतित होंगे कि नहीं? अगर आपके पिताजी ने उसको, यानी आपके छोटे भाई को, सेल डीड नहीं करी, वसीयत नहीं करी, ये सब क्लियर है, और ये क्लियर है वो उसका नाम चढ़ा है अमल दरामद से, तो सामान्यतया आपको ये समझ में आ जाएगी होगी बात कि ये नाम कैसे चढ़ गया। ये जो चौकीदार की ड्यूटी है कि थाने पे संसूचित करे, पुलिस एक्ट रेगुलेशन अभी आ गया देखिए, तो वहाँ तो मतलब होता है थाने तक अपराध के संबंध में कि कौन अचानक मर गया या कौन हिस्ट्री सीटर था मर गया, वो तो अपराध से जुड़ा आया। लेकिन भाग 1 रजिस्टर में जो आपका नाम दर्ज है पूरे परिवार का, फैमिली में, ये भाग 1 कहाँ है? वही थाने वाले में, तहसील में रखा होता है। यूपी रेवेन्यू एक्ट पढ़ेंगे तो ये भी आ गया। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ये जो जोतेदारी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा होता है, तहसील में रखा होता है, गांव एक एक मेंबर का नाम। अब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो लेखपाल की ड्यूटी है रिपोर्ट लगाए,
और कानून को रिकमेंड करके फाइल भेजे, रिपोर्ट ले और उसका नाम खुद दर्ज करे। अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो जा रहा है, आप खुद एक एप्लीकेशन ऑनलाइन दे दीजिए कि हमारे पिता का स्वर्गवास हो गया है, उसका कुछ प्रमाण प्रूफ लगाना होता है और फाइनली आपको अमल दरामद वाली नोटिस आ जाती है। मुश्किल से 2 महीने में भी काम हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे उस विवाद पर। अब उस विवाद में आपको नहीं लगता है कि जब और कोई माध्यम चुना नहीं पिताजी, वो मतलब अपने बीमारी से, अपने मृत्यु से वो मर गए, उसमें कोई किसी का दोष नहीं है, ना उसका ना आपके भाई का। ये नाम कैसे चढ़ गया आपको? ये उनकी गुजरे हो गए अब 4 साल, तो आपका दिमाग जनरली हिट करेगा। 2-4 महीने में अमल दरामद हुई होगी, ये गलती कर गया होगा लेखपाल। अब लेखपाल बदलते रहते हैं। लेखपाल की नियुक्ति आप राजस्व संहिता में पढ़ेंगे, लेखपाल पे सवाल आता है। ये ग्राम सभा का सचिव है, 2020 में HGS की प्री में पूछा था। अब लीजिए राजस्व संहिता फिर आ गई। तो ऐसे आप एकदम निर्द्वंद माइंड से एक बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन और वो भी हल्के फुल्के नहीं, पूरा पसीना आप छुड़ा दीजिए। पसीना छुड़ाने का मतलब ये नहीं एसी में बैठे तब वो पसीना हो जाए, मतलब कहने का ईमानदारी से गहरा और शुद्ध पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, फर्जी लोगों के चक्कर में मत पढ़िए, मतलब गलत कि अरे इसमें इम्पोर्टेंट कर दिया। ये सब चीज़ें एयर थोर्थ में अच्छी लगती हैं, कंपटीशन में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। आपके पास किस स्तर का स्मार्ट नॉलेज है। तो हम बात कर रहे थे उस विवाद में, तो वो जो केस लगाएगा SDM साहब के यहाँ कि साहब ये जो फला रकबा है, फला नंबर है, इस पर हमारा नाम भी चढ़ना चाहिए था और गलती से ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों की गलती से हमारे छोटे भाई का नाम पूरे पे चढ़ गया है। अब मैटर आप देखिए यहाँ ध्यान से, और SDM सुन नहीं रहा है। तो एक रेमेडी ये भी है, एक तो वहाँ उनका पहला दायित्व, गलती उनकी है, लेकिन अब सुन ही नहीं रहा है। आप दौड़ दौड़ कर तहसील जाते हैं, वो एकदम नहीं सुन रहे कोई अधिकारी। तो आपको एक ग्राउंड ये है, SDM के भी माई बाप बैठे हैं जुडिशरी में, और वो टाइम देखिए कितना है आपको ये हक पाने के लिए, 12 साल। ये मैं सगे की बात कर रहा हूँ, आपके भाई का मैटर है या आपको पड़ोसी का हो सकता है, एनी व्यक्ति। लेकिन मैटर कब्जे का क्या होना चाहिए? टाइटिल, हक का, ओनरशिप का। और छा क्या है? 6 वाली बात जो बताई अभी पढ़ेंगे हम बेयर एक्ट में, ये बिल्कुल वही है जो इमीडिएट क्रिमिनल में 145 याद कीजिए, CRPC, अस्थावर संपत्ति का अगर कोई विवाद हो और तत्काल कब्जे की बात का उसका इलाज चाहिए, तो पुलिस रिपोर्ट पर या तो SDM साहब कार्रवाई करते हैं या वो व्यक्ति जाके खुद। 2 तरीका होता है व्यवहारिक रूप से, हालांकि व्यवहारिक बात कोर्ट उसमें नहीं लिखी है, लेकिन CRPC पढ़ेंगे 145 तो उसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि उस क्रिमिनल मैटर में क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए एक तो पुलिस आप गए FIR करें, क्योंकि ज़्यादातर आदमी ऐसे मैटर में थाने भागता है, तो पुलिस ये रिपोर्ट लगा देती है SDM साहब को कि एक अस्थावर कब्जे का मामला है, किसी के घर में कोई दूसरा काबिज हो गया, घर में से निकल नहीं रहा है। अब ये तय करना बड़ा मुश्किल है घर किसका है। तो ये जो तुरंत ज़रूरत है भाई, नहीं तो भाई कैसे घर में रहेगा वो। तो ये 6 से, लेकिन अगर ओनरशिप का यानी लंबा स्टेप पूरा चाहिए, लंबा, तो वही मैटर जो तहसील में आप जाकर के अपने भाई के खिलाफ शिकायत किए हैं, वो शिकायत रहते हुए भी आपको उपचार है, ये सेक्शन 5 में लगा दीजिए, अर्जी दीवानी मुकदमा हो जाए। यहाँ से नहीं वहाँ से, SDM साहब यहाँ कुछ गड़बड़ करेंगे तो वहाँ से SDM साहब को भी तलब किया जाएगा इनकी फाइल। और आप जानते हैं CPC में भी ये प्रोविज़न है कि अगर ये कंटेंट इस तरीके से मैच कर रहा है और इशू दोनों समान चल रहे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कोई आर्डर नहीं हुआ है, तो जो सिविल अदालत है वो इस रिपोर्ट को मंगा सकती है अपने पास। ऐसा नहीं हो सकता कि SDM साहब की कोर्ट वहाँ से फाइल मंगवा ले, लेकिन वो मंगवा सकती है, वो सीनियर कोर्ट है, पेवर जुडिशरी है। तो आपको तो इतना थोड़ा बहुत तो व्यवहारिक रूप से समझ में आ गया सेक्शन 5 का मतलब क्या हुआ। हक की बात है और लंबे स्टेप तक मुकदमा हो सकता। मैंने इसको व्यवहारिक ढंग से जो कचहरी में चल रहा है वो मैंने बताई।
सेक्शन 6 को मैंने हिंट कर दिया कि ये इमीडिएटली कब्जे की बात है और इस पर ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आप हो सकता है सुनकर बोर हो जाएं, तो मैं यहीं रोक दे रहा हूँ। कल के वीडियो में सेक्शन 6 पे डिटेल में हो सकता है आधे घंटे का पूरा वीडियो हो, क्योंकि सेक्शन 6 पे गंभीरतापूर्वक, क्योंकि सवाल खूब बनते हैं, तो इस पर चर्चा कल करेंगे। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो लोग मुख्य परीक्षा देने के लिए अभियोजन अधिकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फ्रेश हैं, आप लोगों का स्नेह मुझे बहुत मिल रहा है। हम आज थोड़ा लेट ये वीडियो जो HJS के लिए है और जूनियर डिवीज़न मेंस के लिए है डाउनलोड कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के स्नेह की वजह से वो परीक्षा का प्रश्न पत्र वगैरह वही सब कम्प्लीटली देख रहा था। कल शाम को आप सबका टेस्ट है, काफ़ी बच्चे जुड़े हैं, सबको हमारी शुभकामनाएं हैं। और जो हमको अभी इस वीडियो में नए रूप से देख रहा है, वो से मेरी गुजारिश है कि वो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें। आप हमारे लिए स्नेह के ही पात्र नहीं हैं, हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक का भी कार्य करेंगे और जितना अधिक हो सके विधि के जानकारों में इस वीडियो को, जो सरल भाषा में हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए मुहैया है, पहुंचाएं। और हिंदी माध्यम से विधि के क्षेत्र में तैयारी करने वाले छात्रों की तमाम समस्याओं को सुगमतापूर्वक हल करने के लिए एक जो मैंने प्रयास किया है, उसमें सार्थकता आप भी पैदा कर सकते हैं। इसको शेयर करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और तरीके से आप सबको हमारा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन भी। छोटों बड़ों का सबको हमारा स्नेह प्यार। लेकिन ये है कि इस चैनल से जो भी बातें कही जा रही हैं उसका सीधा सरल से सरल भाषा में विधि के ज्ञान को प्रदत्त करना है और आपको आपके भीतर अपना एक स्थान बने और आपका विश्वास हम जीत पाएँ, उसके लिए हमें भी कठोर ईमानदारी पूर्वक ज्ञान की सूचिता को बचाते हुए आपसे हम हर दिन फेस टू फेस हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अपना छोटा सा प्रयास है, अगर कहीं गलती भी होती है, त्रुटि भी होती है, तो आप लोग विज्ञ लोग हैं, ऐसा हो सकता है। तमाम अधिवक्ता बंधु अनुभव और कानून सागर है, कोई त्रुटि अगर मुझसे होती हो तो वो कमेंट के माध्यम से भी हमको सजेस्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर जो सबके लिए है वो सबके लिए है 7705090393। इसी पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। आपके सुझावों का, सलाहों का हम दिल से स्वागत करेंगे। एक बार सबको हमारा अभिवादन। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।